स्कैन नहीं। फिर ये भेजोगे कौन कौन भेजा? तो मेरी लड़ाई चल रही है, नहीं भेजा मैं भेज सकूं। अच्छा अच्छा मुझे जरूरत ना भैया। देखिए जैसे महाभारत के अंदर आपने एक पात्र देखा होगा शकुनी, उसने इतना प्रयास किया। मैं समझती शकुनी को भी गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, ये पूरे के पूरे गठबंधन ने शकुनी को भी फेल कर दिया किसी भी तरह से मोदी को हटाने के लिए। लेकिन 2019 में आप चिंता ना करिए, केवल और केवल मोदी जी ही रहेंगे। हाँ, ये अफसोस की बात है कि कल तक मायावती जी और अखिलेश जी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे को गालियां देते थे। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने तो 96 में मायावती जी को कहा था ये गुंडी है, ये गुंडी है, ये गुंडी है। और मायावती ने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। आज अफसोस है कि आपस में गुंडे गुंडे मिल गए और मोदी जी को हराने के लिए, केवल इनका लक्ष्य मोदी जी को हराने के लिए, क्योंकि मोदी जी एक ईमानदार व्यक्ति देश की पहरेदारी कर रहे हैं और चौकीदार अकेला होता है, इकट्ठे चोर होते हैं। अब मायावती जी क्या कहेगी? गुंडों की पार्टी को क्या कहेगी? अब कहेगी, पहले कहती थी चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, अब क्या कहेगी कि रजिया फंस गई गुंडों में। अब स्थिति क्या है? आप चिंता ना करिए, आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव का भी कई महीने हैं, चुनाव तक क्या स्थिति बनती, क्या समीकरण बनते हैं। देखिए प्रियंका जी बहुत अच्छी महिला है, मैं सम्मान करती हूँ और मैं समझती हूँ हर भारतवासी को सम्मान करना चाहिए, कोई भी महिला हो। मैं कल से देख रही हूँ चैनलों पर जिस तरह की बहस चल रही है, ये गलत है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर महासचिव बनाई गई प्रियंका जी, आखिर क्यों आई? इसके पीछे रहस्य क्या है पूरा देश जानता है। क्योंकि माँ बेटे दोनों जमानत पर है और माँ बेटे कभी भी अंदर जा सकते हैं, तो कांग्रेस को संभालने वाला कोई तो चाहिए, इसलिए प्रियंका जी की एंट्री हुई है। आप चिंता ना करिए, प्रियंका जी अच्छी है, मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन वो दुर्भाग्य है उस बेचारी का कि उसका पिता भी चोर था, पति भी चोर है, लेकिन वो अच्छी महिला है। देखिए गठबंधन में तो बहुत अच्छी बात है, गठबंधन हुआ है, कांग्रेस को नहीं रखा है या कांग्रेस को रखेंगे चुनाव तक। अभी क्या समीकरण मैं बार बार कह रही हूँ, अभी चुनाव का समय है और चुनाव तक कौन किसकी गोद में जाके बैठेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं समझती भाजपा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो इकट्ठा वोट बैंक है और भारतीय जनता मंदिर मुद्दा भाजपा पर असर नहीं डालेगा। मंदिर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार से हमने निवेदन किया है, सरकार ने कहा कि कोर्ट उसका फैसला दे। लेकिन समस्या क्या है कि उसमें कांग्रेस रोड़ा है, पूरा देश जान गया है। ये कपिल सिब्बल जब भी सुनवाई होती है बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। देखिए जो ईवीएम को लेकर के जो पूरे देश में बवाल मचा रहे हैं ना, ये जानते हो ये कौन लोग हैं? ये जो बूथ को खड़े होकर के लूटने का काम करते थे, बूथों पर डकैती डालने का काम करते थे, इनको शर्म नहीं आ रही है? जो ईवीएम पर आज इतना बड़ा आरोप खड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र पूरे देश के अंदर खड़ा कर रहे हैं, ये लाखों लोग जो चुनाव आयोग में ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी ईमानदारी पर शक किया जा रहा है। और दूसरी बात, ये जो सैयद शुजा जो विदेश में बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाते हैं, कपिल सिब्बल उनके पीछे खड़े होते हैं, ये सारा षड्यंत्र कांग्रेस का है। और मैं पूछना चाहती हूँ कपिल सिब्बल आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों थे? क्या सैयद शुजा कपिल सिब्बल के दामाद लगते थे? किस लिए थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में?
इसका मतलब निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदुस्तान के विरोध में ये करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान का है गीत, उनका दिल पाकिस्तान में पड़ा होता है, हिंदुस्तान की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए मैं उन देशद्रोहियों के बारे में, ऐसे नक्कारा लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। हमें तो कोई, आज मैं पूरे देश के अंदर अकेली घूमती, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है। बताइए, आप ही बताइए, पूरे देश के अंदर अकेली साध्वी प्राची घूमती है। ये जो एक माहौल बना रहे हैं ना देश के अंदर, ये निश्चित रूप से इनकी कोई साजिश है, इसलिए ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं। देखिए, वसीम रिजवी जी तो आज कह रहे हैं, मैंने तो 10 साल पहले कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से जितने भी मदरसे चल रहे हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ जो इंजीनियर और डॉक्टर पैदा होना चाहिए, वहाँ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, वहाँ ISI के एजेंट तैयार किए जा रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और अगर इनकी तलाशी ली जाए, चाहे मस्जिद हो, मदरसे हो, इनमें निश्चित रूप से देश विरोधी गतिविधियां संलिप्त ये लोग मिलते हैं। कुछ ना कुछ वसीम जी को इस तरह का इनपुट मिला होगा। हाँ, उनको जरूर कहीं ना कहीं से मिला होगा। मुझे भी पता चला था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इनका बहुत बड़ी एक नेटवर्क था, और वो नेटवर्क ISI का पूरा जाल बिछा हुआ है। वो मदरसों के जरिए छोटे छोटे बच्चों को देश की शिक्षा नहीं, उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाने की शिक्षा नहीं, बल्कि उनको देश के खिलाफ उनको तैयार किया जाता है, उन्हें संस्कार इस तरह के दिए जाते हैं। वसीम रिजवी का मैं समर्थन करती हूँ। वो तो आज कह रहे हैं, मैं 10 साल से कह रही हूँ, इस पर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और उसकी तहकीकात करके इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अच्छा, 2 बच्चों को लेकर बाबा रामदेव का भी एक बयान आया था, उस पर क्या कहेंगे आप? बाबा जी का तो, स्वामी रामदेव जी का तो आज आ रहा है। हमने तो 10 साल पुराने समय से हम उठा रहे हैं। उस समय तो सब लोग कह रहे थे साध्वी जी क्यों चिल्ला रही है, कि हमने कहा था हर हिंदू के घर में जनसंख्या कम होती जा रही है, इस जनसंख्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और आज मैं कहती हूँ, लोग कहेंगे मीडिया के माध्यम से कि साध्वी जी ये क्या कह रही हैं, मंदिर बने या ना बने, उससे जरूरी हिंदुस्तान के अंदर एक कानून है, एक कानून बनना चाहिए। और मोदी जी, ये आप कर सकते हैं, कम से कम हिंदुस्तान के हित में है। देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी बढ़ रही है। उस गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी को रोकने के लिए हिंदुस्तान में एक कानून हो, चाहे 1 बच्चे का बनाइए, 2 बच्चों का बनाइए, वो सरकार के हाथ में है। और जितने 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं, उनकी सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाए, ताकि देश के अंदर एक अनुशासन प्रिय, एक अच्छा देश, एक राष्ट्रभक्त देश तैयार हो सके। उसके लिए एक कानून, एक संविधान, देश एक है ना, तो हिंदुस्तान एक है, तो उसमें 2 विधान नहीं चलने चाहिए, उसमें एक विधान, एक कानून और एक संविधान हो, ये जरूरी।